अरे ओ हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों, आज मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पत्रकार मुकेश चंद्राकर की वो अनसुनी चीखें तुम्हें सुनाई पड़ी? संविधान के चौथे स्तंभ पर लगातार हो रहे हैं हिंसक हमले। हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पत्रकारिता यानी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों स्तंभ और समाज से लेकर देश दुनिया की खबरों को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मीडिया की है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले सेंसरशिप मीडिया की आजादी पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा हथियार था, जिसका बखूबी इस्तेमाल आपातकाल के दिनों में हुआ था। लेकिन अब पत्रकारों पर सीधे जानलेवा हथियारों से प्रहार होने लगा है। बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की जघन्य हत्या ऐसे ही हमलों का प्रमाण है। क्या लोकतंत्र और वर्तमान व्यवस्था में ऐसी क्रूरता को रोकने का कोई विकल्प है? The death of Mukesh Chandrakar, who was a contributing reporter at NDTV, has sent shockwaves across the region and the journalism fraternity. The Bijapur police confirmed that Mukesh's body was discovered in a septic tank that had been freshly sealed with concrete. 3 people have been arrested in this case, is what the police said. दरअसल हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई सुराख हैं, जिनसे अपराधी और बेईमान किस्म के लोगों को शासन करने का अधिकार मिल जाता है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वर्तमान व्यवस्था शक्ति केंद्रित शासन व्यवस्था बनकर रह गई है, जिसमें स्वतंत्रता के स्थान पर शासन केंद्रित परतंत्रता और नियंत्रण समाज व्यवस्था पर हावी है, जिसका परिणाम है कि जनतंत्र कुछ व्यक्तियों के इर्द गिर्द सिमटकर व्यक्ति तंत्र में तब्दील हो चुका है। राज सत्ता यदि व्यक्ति केंद्रित हो जाए तो उसका निष्ठुर और अपराधी बन जाना स्वाभाविक है। इसीलिए लोकतंत्र अब व्यक्ति तंत्र और इसके फलस्वरूप अपराध तंत्र बनता जा रहा है। तो इस समस्या का क्या कोई समाधान है? समस्या है तो समाधान है ही। संविधान का प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल में क्या लिखा है? देश के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया जाए। तो देश के लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया जाए। यदि पूरे इलेक्शन को देखेंगे तो मैं अभी हरियाणा का डाटा देख रहा था, किससे बात हो रही थी, तो सरपंच अपने इलेक्शन में 1 करोड़ खर्चा करता है। तो इन सारी बातों को, टिकट को सुनिश्चित करने से लेके जीतने को सुनिश्चित करने तक कितना बड़ा खर्चा है। और एमएलए बनना ही ठीक नहीं है, उसके बाद मंत्री बनना भी जरूरी है, और मंत्री भी क्या बने उसके बाद सीएम बनना भी जरूरी है। तो सारे एमएलए का अपना रेट है और तमाम ये सब करते कराते, है ना, सारा सिस्टम कहाँ जाएगा? फिर सबसे उगाही की जाएगी। तो 5 साल ये सारा सिस्टम पूरे कंपनीज से और सरकारी सिस्टम से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सबसे उगाही करेगा और मंत्री जी के पास पैसा जाएगा। तब तो मंत्री जी सरकार चलाएंगे। अभी आर्थिक न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? इलेक्शन आता है, सरपंच खड़ा होता है और सारे लोग आपस में विरोध में खड़े होते हैं और शराब की नदी बहती है, ईर्ष्या द्वेष होता है, षड्यंत्र होता है। इलेक्शन तो चला गया, लेकिन जो सामाजिक घाव रह गए वो तो अभी बच गए। और जबकि ये घाव ठीक होते नहीं, अगला इलेक्शन आ जाता है, 5 साल में 3 बार आना है। तो अब समझिए कि ये गांव के सदियों के रिश्ते इस इलेक्शन के मैकेनिज्म ने धो दिए। ये सामाजिक न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? राजनीतिक न्याय। सारी सरकारें किस बात के लिए आती हैं? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जो जनप्रतिनिधि जीत के आया, उसका फोकस जिनके लिए जीत के आया उनके कल्याण की सोचना है कि अगली बार जीतने की सोचना है? उसको तो अगली बार फिर एग्जाम देना है, तो उसका फोकस ही नहीं है। तो उसको वो योजनाएं चलना है जिनसे वो डायरेक्टली मिल जाए। इसलिए आप देखोगे समाज के वो तमाम काम जो समाज के काम थे वो सब सरकारों ने ले लिए। समाज के पास तो पैसा है नहीं खर्च करने के लिए, लेकिन सरकार के पास तो पैसा है। समाज लगभग बेरोजगार हो गया। मुख्यमंत्री वृद्ध तीर्थ यात्रा योजना,
अब ये वृद्ध को तीर्थ यात्रा कराना, मेरे माँ बाप का तीर्थ यात्रा कराना मेरा काम है कि सरकार का काम है? तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, राजनीतिक न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? तो बेसिकली हमारा प्रजातंत्र हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ है। ये भी ठीक है कि हम जहां से निकल के आए इससे बढ़िया कोई विकल्प भी नहीं है कि हम राजा से, कबीला से निकल के आए, राजा से निकल के आए और प्रजातंत्र तक आए। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में मानवीय संविधान का प्रारूप ए नागराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विगत दिनों अध्ययन शिविर में वर्तमान व्यवस्था के विकल्प के रूप में व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि परिवार मूलक सहअस्तित्ववादी व्यवस्था को बताया गया, जिसमें व्यक्ति में प्रबुद्धता से लेकर राष्ट्र में संप्रभुता को नए सिरे से व्याख्यायित किया गया है। भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है, वैसे अमेरिका एक संप्रभुता संपन्न देश है, वैसे पाकिस्तान है, वैसे चीन है। ऐसे 180 या कुछ देश हैं या 200 के लगभग देश हैं जो संप्रभुता संपन्न। अभी हमारे पड़ोस में भूटान एक देश है, वो भी संप्रभुता संपन्न है, वो अपने नियम कानून बना सकता है। हम जिस जिले में रहते हैं बेमेतरा संप्रभुता संपन्न नहीं है, जबकि उसकी पॉपुलेशन जो है भूटान से ज्यादा है। हमारा छत्तीसगढ़ भी संप्रभुता संपन्न नहीं है, अपने नियम कानून नहीं बना सकता, वो तो और बहुत बड़ा है, 2 करोड़ से ऊपर उसकी जनसंख्या। उत्तर प्रदेश यदि हम जनसंख्या की दृष्टि में जाएंगे, देश मान लेंगे तो विश्व का 6वां नंबर आएगा, वो भी संप्रभुता संपन्न नहीं, वो अपने कानून नहीं बना सकता, भारत के कानून को ही मानता है। स्टेट को, राज्यों को कुछ सीमा तक कानून बनाने का अधिकार है, उस सीमा तक वो कानून बना सकता है। तो संप्रभुता एक शब्द है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये संप्रभुता बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन में परिवार में संप्रभुता दे दिया। उसमें है प्रबुद्धता ही विधि सूत्र है, मानव में प्रबुद्धता, परिवार में संप्रभुता और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में प्रभुसत्ता प्रमाण है। तो बाबा जी हर परिवार को संप्रभुता संपन्न कह रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रबुद्ध कह रहे हैं। किसी भी देश के संविधान में उस देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए विधि व्यवस्था का प्रारूप स्पष्ट किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था इतनी अमानवीय हो चुकी है कि इसमें गुणात्मक परिवर्तन करते हुए मानवीय व्यवस्था और मानवीय संविधान को स्थापित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रमाण रूप में क्या है? स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दैपणकार व्यवहार। मैं मूल्यों का निर्वाह करता हूं तो संबंधों का निर्वाह किया है ना, तो संबंधों के निर्वाह करने के लिए गया तो मैं स्वनारी स्वपुरुष पूर्वक जीता हूं, 1 स्वधन पूर्वक जीता हूं, 2 चरित्र की बात करता हूं तो मेरा जो चरित्र है वो स्वनारी स्वपुरुष के अर्थ में है ही। मैं नैतिकता की बात करता हूं तो नीतिपूर्ण जीता हूं, तो नीति पूर्वक जीना क्या? धर्म नीति अर्थ नीति के रूप में। धर्म नीति अर्थ नीति का प्रमाण क्या? स्वधन के रूप में दिखाई देगा, साधनों का सदुपयोग किया, साधनों की सुरक्षा किया। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि ये प्रमाण में निकला, इसलिए कहा कि मानवतापूर्ण आचरण फाइनली यही आचार संहिता है। और ये आधार है विधि का, विधान का और इससे मिला संविधान। तो हम जिस संविधान की चर्चा कल कर रहे थे उसको अगर आप पूरा होते देखेंगे तो उसकी शुरुआत यहां से हुई है, ठीक है ना। और हमको वस्तुओं के रूप में बताया गया ये 3 ज्ञान जो 9 अवधारणा के रूप में रखा गया। 9 अवधारणाएं थी, उसके आधार पर संविधान की परिभाषा आई। संविधान की परिभाषा को रखते हुए पूरे
जागृत मानव के लक्षण आपको बताया गया, जागृत मानव को परिभाषित किया गया, उस अर्थ में व्यवस्था को बताया गया, उस अर्थ में स्वराज व्यवस्था को बताया गया, उस अर्थ में ग्राम स्वराज व्यवस्था का डिफाइन किया गया, उस अर्थ में स्वराज व्यवस्था कैसी होगी उसके एक स्वरूप को व्याख्यायित किया गया, और ग्राम स्वराज व्यवस्था में नियम क्या है, कार्यक्रम क्या है, कार्य कैसा होना है, मूल्यांकन कैसे होगा, उत्सव कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें आई। ये सारी की सारी बातें बताते हुए इन्हीं का तो विस्तार है। कल हमने जो मानवीय आचरण सूत्र पढ़े, वो आचरण सूत्र क्या है? यही है ना पूरा का पूरा। तो मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में आचरण है, और इस आचरण के आधार पे आचार संहिता है, और इस आचार संहिता का पालन करते हुए विधि है, और आगे देखेंगे तो इसे का विधि है, व्यवस्था है, और यही संस्कृति है, सभ्यता है। मध्यस्थ दर्शन के तहत परिवार मूलक सह अस्तित्ववादी स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। परिवार व्यवस्था की मूल इकाई है और यही समाज का सबसे छोटा स्वरूप है। इसलिए व्यक्ति की बजाय परिवार को केंद्र में रखकर नए सिरे से व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सर्वमानव के रूप में मानव का पहचान नहीं हो पाया, इसलिए संविधान की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं हुई। संविधान जो है वो व्यक्ति केंद्रित रहा और व्यक्तिवादी अहमताओं को व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के रूप में स्पष्ट किया गया है ना, जिसको हम लोग इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो स्वतंत्रता है वो सह अस्तित्व में होती है। जैसे परिवार में सह अस्तित्व न्यायपूर्वक संबंध निर्वाह निरंतरता होती है, तभी परिवार में स्वतंत्रता है। यदि समाज में न्याय संबंधों के साथ व्यवस्थाओं और व्यवस्था में भागीदारी होती है, तभी धर्मपूर्ण आचरण के रूप में स्वराज्य में निष्ठा बनती है ना। और यही निष्ठा जब पूर्णता को प्राप्त करती है तो उसको स्वराज्य व्यवस्था के रूप में राज्य व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं ना। तो स्वतंत्रता के सूत्र जो है व्यक्तिवादी स्वतंत्रता में नहीं है। स्वतंत्रता के जो सूत्र हैं वो सह अस्तित्व में पूर्णता के अर्थ में आचरण, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, पूर्णता के अर्थ में संबंध के अर्थ में ही स्वतंत्रताएं डिफाइन होती है ना। परिवार मूलक सह अस्तित्ववादी व्यवस्था को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ परिवार समूह जो निवासरत हैं ग्राम छोटी हिंगनाडीह में अभ्युदय संस्थान से जुड़े 10 अभ्युदय केंद्रों में। इन परिवारों के सदस्यों ने मिलजुल कर अपनी ऐसी व्यवस्था बना ली है जिसमें आजीविका के लिए उत्पादन, शिक्षा के लिए स्कूल और विनिमय के लिए समृद्धि केंद्र रायपुर में संचालित करते हैं। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को साकार करने के प्रयास में लगे हुए ये परिवार समय समय पर मिलजुल कर मनाते हैं उत्सव और उत्सवित होते हैं समझदारी आधारित व्यवस्था में, जिसका वैभव है स्वतंत्रता और स्वराज्य।
तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।